नाज़रीन, यू वाचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। बहुत सारे मामलात इस वक्त अब दोबारा ऐसा लगता है कि शंघाई ताउन तंजीम के जो बड़ा मायानाज इजलास हो रहा है, जिसको पाकिस्तान को होस्ट करने का एक बहुत बड़ा एजाज़ है जो कि हमें मिल रहा है, उसके तरफ अब हिंज होती भी तमाम तर चीज़ें नज़र आ रही हैं। यानी आईनी तरमीम करनी है, आईनी तरमीम आगे तक डेफर कर दी जाए। फिलहाल इरादा यही लग रहा है कि एटलीस्ट जो वोटिंग है नाजरीन 26वें आईनी तरमीम पे, वो होगी इसी इजलास के मुनक़िद होने के बाद। और नाजरीन, जो दो पहलू हैं उनके ऊपर भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाय एंड लार्ज इंप्रेशन यही है। बिलावल साहब तो रोज़ ट्वीट भी करते हैं आईनी तरमीम के हक़ में, तो बाय एंड लार्ज इंप्रेशन यही है कि मियां नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा कोशा हैं, ज़्यादा विलिंग हैं बिलावल साहब कि इस तरह की कोई आईनी तरमीम हो जाए। कल भी हमने जैसे भरपूर प्रोग्राम किया है इसके ऊपर कि उन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का भी इवन हवाला दिया है बिलावल भुट्टो ने, कि उनकी दरअसल ये एक तजवीज़ थी और उनका विजन था बैक इन 1931। तो हम कोई दुनिया से अनोखी और बिल्कुल कोई अचंभे की बात जो है वो नहीं कर रहे हैं। ये जो इंप्रेशन है नाजरीन, क्या PMLN के लिए ठीक है, PMLN की मौजूदा गवर्नमेंट के लिए और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की अपनी जो सस्टेनेंस है उसके लिए भी क्या ये इंप्रेशन ठीक है कि बिलावल साहब उनसे ज़्यादा विलिंग हैं इस तरह की आईनी तरमीम पास करने में? क्योंकि कुछ चहमगोइयाँ चल रही हैं, उनके बारे में भी एट लेंथ बात होगी। और PTI क्यों अपना जो एहतजाज है वो मौखर नहीं कर रही, बल्कि उन्होंने कहा है कि हर सूरत होगा। और आज मजीद उन्होंने मशरूत कर दिया है कि अगर मुलाकात इमरान खान साहब की नहीं कराई जाती उनके मौलजीन से और उनके तमाम तर जो रहनुमा हैं उनकी पार्टी से, उनसे 14 तारीख तक की मोहलत दी है उन्होंने कि अगर 14 तारीख तक मुलाकात नहीं होती तो फिर 15 तारीख को हर सूरत एहतजाज होगा। लेकिन ज़राए ये बताते हैं कि कल भी इस हवाले से हमने एक खबर ब्रेक की थी और हमारे साथ ही बल्कि जो PTI CEC के मेंबर मौजूद थे कल प्रोग्राम में, उन्होंने ये बात हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में ही ब्रेक की कि अभी तक की बात हतमी नहीं है कि ये जो एहतजाज है ये होना भी है या नहीं होना 15 तारीख को। मजीद उन्होंने ये भी कहा था कि रात में जो बैठक लगेगी उसमें ये बातें डिसाइड होंगी। लेकिन ये बात इस वजह से भी प्रॉब्लमेटिक हो गई क्योंकि शायद रात की जो बैठक थी PTI की वो बहुत ज़्यादा खुश असलूबी से नहीं गुजरी, क्योंकि इत्तलात के मुताबिक बैरिस्टर गौहर भी जो थे वो भी इस बैठक में मौजूद नहीं थे। ये भी नाजरीन एक ऐसी बात है जो कि हुकूमत की तरफ से बाय एंड लार्ज इंप्रेशन रखा जा रहा है कि बैरिस्टर गौहर साहब की जो पॉलिसीज़ हैं वो बिल्कुल अलग हैं और खान साहब की जो पॉलिसीज़ हैं वो बिल्कुल अलग हैं। वाकई कोई ताज़ाद मौजूद है या फिर हुकूमत की तरफ से सिर्फ ये एक इस तरह का इंप्रेशन आवाम को देने की कोशिश की जा रही है ताकि PTI के जो लोग हैं वो मजीद इस वक्त जो हैं वो मायूसी का शिकार हो जाएं? इसके ऊपर भी बात रहेगी। बहरहाल नाजरीन, अभी तक जो PTI के एहतजाज और उसको मशरूत करने का मामला है उस हवाले से देखते चलिएगा कुछ नुकात। शंघाई ताउन तंजीम इजलास, PTI का शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला जारी। दफ्तर खारजा के मुताबिक चीन के 15 रुकनी, किर्गिस्तान के 4 और ईरान के 2 रुकनी वफ्द जो हैं वो इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं और चीनी वज़ीर आज़म कल पाकिस्तान पहुँचेंगे। ऐसे में नाजरीन, भारत की तरफ से भी जो है वो उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और उनकी जो आमद के हवाले से बात है वो भी बहुत अहमियत की हामिल है। दूसरी जानिब PTI का 15 अक्टूबर का जो एहतजाज है बानी PTI से मुलाकात से मशरूत कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक PTI कोर कमेटी ने फैसला किया है कि 14 अक्टूबर तक बानी PTI से मुलाकात की सूरत में एहतजाज मुलतवी कर दिया जाएगा, लेकिन उसके अलावा नहीं। आज शाम को PTI की तरफ से बानी PTI से अडियाला जेल में मिलने का बाज़ाब्ता दरख्वास्त, जो उसकी बाज़ाब्ता दरख्वास्त है वो भी वजारत दाखिला को मौसूल हो गई है। दरख्वास्त में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा की बानी PTI से जेल में मुलाकात की दरख्वास्त की गई है। ये दो नाजरीन जो रहनुमा हैं वो उनकी दरख्वास्त की गई है कि उनसे मुलाकात जो है वो करवा दी जाए। रहनुमा PTI असद कैसर का कहना है कि बानी PTI की सेहत से मुतालिक तशवीश है। हमारा सिर्फ सादा मुतालबा है कि बानी PTI से उनके डॉक्टर्स की मुलाकात करवाएं। हम किसी सूरत SCO कॉन्फ्रेंस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। आज JUI सरबराह ने भी मौलाना फजलुर रहमान यानी उन्होंने भी PTI रहनुमा असद कैसर से रब्ता किया और जिसमें कहा कि मौलाना फजलुर रहमान भी 15 अक्टूबर का एहतजाज मुलतवी करने की PTI से अपील कर रहे हैं। क्या PTI ये अपील मानेगी या नहीं मानेगी नाजरीन, ये तो यकीनन वक्त ही बताएगा। लेकिन हुकूमत क्या कर रहे हैं PTI के इस डिमांड के ऊपर? मुलाकात करवा दें, कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा या वाकई टूट पड़ेगा? इसके ऊपर भी बात करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी नाजरीन ज्वाइन करते हैं तमाम तर मामले पे हमें। PMLN के स्टॉलवर्ट हैं और जो मैनिफेस्टो कमेटी है उसकी भी चेयरपर्सन हैं। और बहरहाल इस वक्त बहुत जो ये कलीदी मामलात हैं वो ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट एंड द PMLN जनाब सेनेटर इरफान सिद्दीकी देखते हैं। वेरी वार्म वेलकम सर, बहुत शुक्रिया और खुश आमदीद आपको। बात का आगाज़ ये ज़रूरी तौर पर हम करते हैं क्योंकि नोटिफिकेशन के हवाले से भी हुकूमत की तरफ ये सवाल बहरहाल किया जा रहा है कि नोटिफिकेशन क्यों आया नहीं निकाला जा रहा। अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो कि सीनियरिटी के हिसाब से बनते हैं
गिवन द फैक्ट कि इवन उनके हवाले से तो जो सीनियरिटी वाइज मंसूर अली शाह साहब जस्टिस, उनके बारे में तो खान साहब भी कह चुके हैं कि हमें कोई मसला नहीं, उनका नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए। क्या हुकूमत एक डेडलॉक क्रिएट कर रही है, या ये जो खदशा कुछ जगहों पर पाया जा रहा है कि एक डेडलॉक आ जाएगा अगर ये नोटिफाई नहीं किया जाता और आईनी जो अदालतें हैं उनके क़याम से इसको मशरूत कर दिया जाता है इस नोटिफिकेशन को, तो एक डेडलॉक क्रिएट होने का एक खदशा मौजूद है? बहरहाल बहुत शुक्रिया मोना। कोई डेडलॉक नहीं है, बिल्कुल किसी तरह का भी नहीं है, इसलिए कि जब तक जस्टिस काजी फायज़ ईसा अपने मनसब पे मौजूद हैं उस वक्त तक किसी नए चीफ जस्टिस का तो तसव्वुर ही नहीं है, लिहाजा किसी नोटिफिकेशन की ज़रूरत भी नहीं है। डेडलॉक उस वक्त पैदा होगा जब काजी साहब रुखसत हो जाएंगे और कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा और कोई नया चीफ जस्टिस नहीं होगा। वो लम्हा नहीं आएगा। नए चीफ जस्टिस की तैनाती का ऐलान चीफ जस्टिस साहब की रुखसती के साथ ही हो जाएगा, इसलिए इस डेडलॉक को आप एक ख्याली, तसव्वुराती, मीडियाई किस्म की चीज़ तो कह सकते हैं, अमलन कोई डेडलॉक नहीं है। डेडलॉक आपने देखा है कि आर्मी चीफ की तकरीबी चंद घंटे पहले एक नोटिफिकेशन हो जाता है और वो मौसर हो जाती है। तो इसलिए जस्टिस साहब की रुखसती अगर रात 12 बजे होनी है और 12 बजने से 10 मिनट पहले भी एक नोटिफिकेशन हो जाता है, वो वैलिड नोटिफिकेशन होगा। इसमें से खामखा कोई मानी तलाश करना या कोई साजिश तलाश करना या कोई डेडलॉक तलाश करना मेरा ख्याल है फेयर बात नहीं है। इरफान साहब, ये अर्ज़ है कि इसलिए ये बात की जा रही है क्योंकि आपको पता है कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा, उनका जो नोटिफिकेशन था वो बहरहाल कई रोज़ पहले आ गया था और इसी मौजूदा हुकूमत ने, इसी सेटअप ने उनका ये नोटिफिकेशन जारी किया था। और बात यह है कि आप लोगों को अगर एक किसी भी मशकूक निगाह से आपके जो हरीफ हैं, सियासी हरीफ हैं, वो देख रहे हैं कि शायद आप चाहते हैं कोई कन्फ्रंटेशन आप चाहते हैं अदलिया से या कुछ अदलिया के कुछ जजेस हजरात से, तो आपकी तरफ से ये जो तासुर है इसको बहुत आसानी से बाआसानी इसको डिस्पेल किया जाता है। तो क्या किया जा सकता है? एक नोटिफिकेशन की मार है कि अगर आप ये निकाल दें तो ये जो भी एक अभाम है या जो ये कैफियत है, हिजानी कैफियत जो आपके हरीफ एक बता रहे हैं कि आपकी तरफ से मौजूद है, इसको बिल्कुल डिस्पेल करने का ये बड़ा आसान नुस्खा है। तो इस वजह से ये बात की जा रही है कि आप इस नुस्खे को आजमा लें। फिर देखिए, डिस्पेल करना, मैं भी कह रहा हूँ आपको, तो डिस्पेल तो हो जाना चाहिए, लेकिन जिन हरीफों का आप जिक्र कर रही हैं उनकी तस्कीन फिर भी नहीं होगी। उनके लिए किसी कोई और जवाब मिल जाएगा, कोई और बहाना मिल जाएगा, कोई और दलील हाथ आ जाएगी। लिहाजा एक रूटीन के मामलात जो इंतज़ामिया देख रही है उसे देखने दे। आर्मी चीफ्स के तकर्रुर भी 3-3 माह पहले हो गए हैं। खान साहब ने बहुत पहले एक्सटेंशन का ऐलान कर दिया था, कुछ 6 महीने पहले। लेकिन ऐसा भी होता है कि आखिरी लम्हे होती है, और ये जो आप काजी साहब का जिक्र कर रही हैं, उस वक्त गालबन ये इशू था कि निगरान हुकूमत आने वाली थी और निगरान हुकूमत जो है वो इस तरह की बड़ी तकर्रियाँ नहीं करती या नहीं कर सकती, तो इसलिए कबल अज़ वक्त वो ऐलान करना पड़ा था हुकूमत को। तो मेरा ख्याल नहीं है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो खिलाफ मामूल होगी। इससे पहले भी मैं तो उन अदवार को भी याद रखता हूँ जब चीफ जस्टिस साहब का ऐलान नहीं हुआ था और एडहाक चीफ जस्टिस बना दिए गए थे। अब हम ऐसा नहीं कर रहे। जो भी चीफ जस्टिस होगा काजी साहब के बाद, वो मुस्तकिल होगा और अपना जो भी उसकी आईनी मियाद होगी वो पूरे करेगा। इसमें चंद दिनों में आपको बात सारी वाज़ेह हो जाएगी। इसमें कोई किसी तरह की या हुकूमती मामलात जो मुना होते हैं वो अपोजिशन की तस्कीन कल्ब के बुनियाद पे नहीं चलाए जाते या उनके मुतालबात पे नहीं चलाए जाते। हुकूमत जब मुनासिब समझेगी आईनी मियाद के अंदर अंदर ये ऐलान कर देगी। जी, बहुत बेहतर। आपने मतलब ये भी एक्सप्लेन किया कि मौजूदा चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन क्यों जल्दी कर दिया था। आपने कहा कि वो चूँकि जो सेटअप था इसका निगरान हुकूमत का वो आना था और उनके ये इख्तियार में ना होता। ये फरमाइएगा सर, ये जो उजलत की बात फिर की जा रही है कि बहुत ज़्यादा उजलत है। अब कई मरतबा हमारे साथ रियासत अली आज़ाद साहब जो सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, वो भी मौजूद रहे हैं। उन्होंने कहा उजलत तो बहरहाल जो इवन वकला तमाम जो बिरादरी है उनमें भी ये बात महसूस की जा रही है कि हुकूमत को किसी बात की जल्दी है। और पीटीआई भी बार बार ये कर रहे हैं कि जो जल्दबाजी है वो समझ से बालातर है कि किस बात की जल्दबाजी है। तो कोई एक तो एक्सटेंशन की जो बात की जाती है कि मौजूदा चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन या तो इस कोर्ट में, क्योंकि उन्होंने अभी फुल कोर्ट भी नहीं लिया, अलविदाई जो था,
बहरहाल उन्होंने कहा कि वो शायद कौम के पैसे बचाना चाहते थे। तो क्या दूसरी तरह की जो एक्सटेंशन है वो पॉसिबल है, या आप उसको बिल्कुल उसकी खुले अल्फाज में तरदीद कर रहे हैं कि कोई ऐसा चांस ही नहीं है? और क्या उजलत के हवाले से जो इल्ज़ाम है उसको भी आप रद्द करते हैं? देखिए, उजलत का मेरा ख्याल है कि रेफरेंस बिल्कुल ही बेबुनियाद है, इसलिए कि अगर तो उसूली और नज़रियाती बात की जाए तो इस मामले को कम से कम पीपल्स पार्टी की तरफ से और मुस्लिम लीग नून की तरफ से सामने आए एक अहदनामा जिसे मीसाक जमहूरियत कहते हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, ये आज से 18 साल पहले तय हुआ था 2006 के अंदर। 18 साल से ये एक नामुकम्मल एजेंडा चला आ रहा है। अब ये जो मौजूदा मामलात हैं इनमें भी कोई उजलत नहीं है। ये मामला कम से कम 2, 2.5, 3 महीने से ज़ेर बहस है और जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनमें गर्दिश कर रहा है। वकला की बरादरी को वसी तर एक मुशावरती इजलास हुआ है वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के साथ, और उसमें मेरा ख्याल है कि हर सतह की बार एसोसिएशन, बार काउंसिल सब शामिल थे, वकला के नुमाइंदे शामिल थे। उन्होंने अपनी तजावीज़ दी हैं, वो तजावीज़ हमने मुरतब की हैं, वो तजावीज़ हमने शेयर कर दी हैं बाकायदा लोगों से, पीटीआई को दे दी हैं, पीपल्स पार्टी को दे दी हैं, मौलाना को दे दी हैं। लिहाजा मेरा ख्याल है कि इन दो शिकों के हवाले से आइन में कोई उथल पुथल नहीं हो रही है। आइन में कोई हम 18वीं तरमीम करने नहीं जा रहे। 18वीं तरमीम के पीछे जो कहा जाता है जी कि उसमें 9 माह लग गए थे, तो उसके पीछे 9 साल का एक ढेर पड़ा हुआ था मलबे का। जी हाँ, तो वो 9 माह लगे हमें, इसलिए कि 9 साल के मलबे को ठीक करना था। एक आइन जो सदारती कर दिया गया था उसे दोबारा पार्लिमानी लाना था, दोबारा 73 के आइन के खदोखाल में लाना था, तो इतना टाइम लगना था, शायद इससे भी ज़्यादा लगना था। अब के ऐसी कोई बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इस पे बात कर लें, आप 1 दिन में कर लें, 2 दिन में, क्या अब तो 3 महीने हो गए हमें बात करते हुए, मुतअद्दिद इजलास हो चुके हैं। जहां तक दूसरी बात का ताल्लुक है जजों की तकर्री का, ये तो तयशुदा है। ये पूरा स्ट्रक्चर 18वीं तरमीम के अंदर मैं आता हूँ। ये 18वीं तरमीम के अंदर ये पूरा स्ट्रक्चर जो अब हम फिर वापस लाना चाहते हैं, ये मौजूद है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। जो मौलाना का मसवदा आया है उसमें भी यही बात कही गई है। लिहाजा इसमें कोई टाइम लेने के लिए या बहुत ज़्यादा बहस मुबाहिसे के लिए, हाँ ये ज़रूर है कि अगर हम तरमीम के नाम पे इजलास बुलाते हैं और इसमें किसी और एजेंडे को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं तो फिर तो टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ तक आप ये कह रही हैं कि ये कोई पर्सन स्पेसिफिक है, किसी को हम एक्सटेंशन देने जा रहे हैं, किसी का टेन्योर ज़्यादा करने जा रहे हैं, ये हरगिज़ पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। ये कुल्लियतन उसूली है, नज़रियाती है। जब 2006 में ये शिकें हमने रखी थी अहदनामे के अंदर, तब तो ना काजी साहब का जुडिशल कैरियर शुरू हुआ था, ना जस्टिस मंसूर का शुरू हुआ था। ये तो आज की सूरत हाल में आपको लगता है, अदरवाइज इसका कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन सिद्दीकी साहब ये भी फिर बात की जा रही है ना कि जहां आपने 18 साल, आप जैसे खुद फरमा रहे हैं कि इतना पुराना ये एक अग्रीमेंट है, आप दोनों का आपस में इत्तेफाक है, तो अगर 18 साल इसके ऊपर वेट हो गया तो चंद रोज और सही, कम से कम कंसेंसस बेहतर तरह से इसके ऊपर फॉर्म हो जाएगा। देखें, जिन जमातों के अंदर कंसेंसस के इम्कानात थे या हैं, उनके अंदर कमोबेश कंसेंसस हो चुका है। कल भी मैं इस मीटिंग में मौजूद था और मुझे ये इत्मीनान हुआ कि जितनी सारी मीटिंग्स हमारी पहले हुई हैं, कल की मीटिंग बड़ी नतीजा खेज थी, इसलिए कि मौलाना का मसवदा सामने आ गया, हुकूमत का मसवदा सामने आ गया, पीपल्स पार्टी का मसवदा सामने आ गया, और उनमें कोई ज़्यादा टकराव नहीं है, कोई ज़्यादा तसादुम नहीं है, छोटी मोटी तराश खराश होनी है। एक पार्टी जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि वो स्टेक होल्डर है, बिल्कुल है, लेकिन उसकी तरफ से मैं बड़े अदब के साथ और बड़े उनके एहतराम के साथ कहता हूँ, ना सीरियसली लिया गया है इस चीज़ को, ना उनके अपने अंदर कोई मुशावरत का सिस्टम है। कल जो उनके 3 अरकान मौजूद थे और तीनों बड़े लीडर थे, बैरिस्टर गौहर भी थे, अपना अली ज़फ़र भी थे और उमर अयूब भी थे। उन तीनों को भी मालूम नहीं था कि जो मसवदा 4 दिन पहले या 6 दिन पहले या 10 दिन पहले शेयर हो चुके हैं, वो दूसरा मेंबर कह रहा था जी कि वो हम तक तो पहुंचा नहीं है, हमने देखा नहीं है। तो उनकी अपनी कोऑर्डिनेशन का भी ये आलम है। ये बात बिल्कुल आपने रखी जानी चाहिए, उम्मीद रखी जानी चाहिए कि वो, लेकिन ये बात है जी मैं ये कह रहा हूँ कि अब तक देखिए ना, हाँ
जी जी मोना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो इस एक्सरसाइज को सीरियसली लेते तो या तो कहते जी कि इसमें ये खामी है, ये खराबी है। हमने कहा उनसे कि ये तीनों मसवदे आप सामने रख लें, जो बात आपके लिए काबिल कबूल है उसको आप निशानजद कर लें सब्ज रोशनाई के साथ, और जो नहीं काबिल कबूल उस पर सुर्ख निशान लगा दें और अपनी तजावीज़ दे दें। ये काम भी नहीं हो रहा तो फिर मेरा ख्याल है कि कंसेंसस जिस चीज़ को कहते हैं, आइन 2/3 की बात करता है और 2/3 का कंसेंसस हो जाता है तो तरमीम हो जाएगी। मैं आपसे करूं अगर इरफान साहब के वो दूसरी तरफ, ये मेरा दूसरा सवाल भी फिर उसका दूसरा हिस्सा ये हो जाता है कि वो यही कह रहे हैं, जो अक्सर बेशतर हमें पीटीआई की तरफ से आ रहा है मौक़िफ़, वो कहते हैं कि हम लोग खान साहब से मुशावरत के बगैर कैसे आपको कोई बात हतमी बता दें कि हमारे लिए क्या चीज़ काबिल कबूल है और क्या नाकाबिल कबूल है, क्योंकि उनसे मुशावरत करेंगे अपने बानी से, अपने फाउंडर से, तो तभी तो आपको वो कुछ बता पाएंगे। और उसके ऊपर आप लोगों ने हर तरह की पाबंदी लगा के रखी है, इस हद तक कि अब तो उनको खान साहब की जो जान है और ज़िंदगी है उसके हवाले से भी खतरात लाहक हो गए। देखें, ये ख्याल ख्वाब की बातें हैं, प्रोपेगेंडे की बातें हैं। वो अब तक ख्याल ख्वाब और प्रोपेगेंडे के ज़ोर पे एक पार्टी चलती रही है। इसी तरह वो अपना एक इम्प्रेशन, एक तासुर क्रिएट करती है, इसी तरह आवाम को उकसाती है, इसी तरह वो उभारती है, इसी तरह उन्हें बाहर लेके आती है। इनका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जहाँ तक पार्टी का ताल्लुक़ है, पार्टी एक चेयरमैन मौजूद हैं जिनका नाम है बैरिस्टर गौहर। जब मियाँ साहब जेल में थे और उन्होंने जावेद हाशमी को नामजद कर दिया या किसी और को नामजद कर दिया तो वो पार्टी अफेयर्स चलाते रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा जी कि जब तक नवाज शरीफ के साथ हम नहीं मिलेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। हमने 4 साल अपोजिशन भी की और नवाज शरीफ के बगैर भी की। ये तो कोई बात नहीं है ना। तो ये तो गोया फिर सर माइनस इमरान खान वाली चीज हो गई ना उनके, अगर मैं उनकी तरह से इंटरप्रेट करूं या पीटीआई के लेंस से। माइनस नहीं है, माइनस देखें नहीं पीटीआई की लेंस से आप बिल्कुल ना देखें। आप एक फेयर कमेंटेटर ऑफ द पॉलिटिकल अफेयर्स की आंख से देखें, फेयर एंकर के तौर पे देखें। माइनस नहीं होता है, माइनस कोई लीडर नहीं होता है। जब जेल में चला गया जरदारी साहब 10 साल अगर जेल में पड़े रहे तो ठीक है, वो पार्टी की क़यादत नहीं कर सकते थे, कोई और करता रहा। बेशुमार लोग आए चले गए, मियाँ साहब जेल में रहे, हम लोग पार्टी देखते रहे, पार्टी चलती रही, पार्टी के मामलात चलते रहे। ये फ़लाँ को मिलना चाहिए जी, फ़लाँ को बात करनी चाहिए जी। 3 महीने अमूना मुझे अच्छी तरह याद है, मियाँ साहब जब गिरफ्तार होते हैं 99 को 12 अक्टूबर को, तो 3 महीने में नहीं पता था कि वो कहाँ हैं। वो जिंदा हैं, वो मर चुके हैं, वो दुनिया में हैं, वो अगले जहां जा चुके हैं। फुल 3 मंथ्स हमें जगह का भी नहीं पता था कि वो कहाँ हैं। 4 महीने बाद हमें पता चला कि वो मरी गवर्नर हाउस की जो सर्वेंट क्वार्टर है 2018 की आप बात फरमा रहे हैं कि 2018 में आपको 3 माह तक नहीं पता था। मुल्की निज़ाम को आगे चलने दें और ये बातें जो हैं गिमिक्स और इस तरह का प्रोपेगेंडा, ये बात औकात ठीक होता है, लेकिन मुल्क अगर आगे बढ़ रहा है, तमाम मुआशी इशारे ठीक हो, आपकी बात से हम ना ही समझें, अपना किरदार अदा करें। सही हो गया। आप कह रहे हैं कि आपको भी नहीं पता था तो इसलिए ना ही समझे कि जो 14 तारीख का इन्होंने अल्टीमेटम दिया है, अगर ये नहीं पूरा होता तो ये तो फिर 15 तारीख को निकल आएंगे सर एहतजाज को, और फिर क्या होगा? मजीद केओस, मजीद अनार्की और कन्फ्रंटेशन निकल आए जी। बिल्कुल देखे मुना, ये निकल आए, ये इनका निकल आना कोई नई बात नहीं है। ये 12 मई को भी निकले थे, ये 2022 में भी निकले थे और ये अभी निकलते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी निकले थे। निकले, अपनी असरत फिर पूरी कर लें, जलाओ गहराओ कर लें, नाराबाजी कर लें और इस काम के लिए उस दिन का इंतखाब कर लें जिस दिन पाकिस्तान के माथे पे एक झूमर सजने वाला है, उसकी इज़्ज़त बढ़ने वाली है, उसका इफ्तिखार और वक़ार बढ़ने वाला है। उस पाकिस्तान के चेहरे पे कालक मलने के लिए अगर वो निकलना चाहते हैं, निकलें। 100 बिस्मिल्लाह, उनका किरदार ही है 25 साल के अंदर। इसके अलावा उन्होंने अगर कोई 2014 में उन्होंने किया, 2023 में उन्होंने किया, 2022 में उन्होंने किया और हर मौके पे वो यही करते हैं। इसलिए उस वक्त उन्होंने चीनी सदर का दौरा रोका था। आज 10 साल बाद वो चीनी वज़ीर आज़म के सामने मुज़ाहरों के लिए आना चाहते हैं। आए, 100 बिस्मिल्लाह। जाहिर है फिर आपकी बात से अगर हम इंटरप्रेट करें कि फिर जो भी नताइज होंगे उसके लिए भी फिर ये तैयार रहें, क्योंकि ये हर दफ़ा कहते हैं कि हमें बहुत संगीन नताइज का सामना करना पड़ता है जब भी हम कोई मजमा करने की या इकट्ठे होने की कोशिश करते हैं बतौर सियासी जमात।
देखें 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 मुन्ना, बतौर सियासी जमात अगर वो एक पुरअमन मुजाहरा करना चाहते हैं तो उसका एक तरीक़ाकार है ना, मुतय्यन कर दिया गया है, कानून बन चुका है कि आप उसकी इजाज़त लें, उसकी जगह का तयन करें, वक्त का तयन करें, वहाँ आएँ, बैठें, एहतजाज करें, घर चले जाएं। ये किसी से कोई रब्ता नहीं करते। अब इस एहतजाज की जो कॉल दी है इन्होंने किसी एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा है जी कि हम एहतजाज के लिए आना चाहते हैं? एक भीड़ होती है और एक भेड़ चाल होती है और लोगों को हाँक के एक जगह ले आना और वहाँ बेहंगम लोगों को छोड़ देना, लीडरशिप का गायब हो जाना ताकि हम पे जिम्मेदारी ना आए। इस तरह अच्छा, आपने दिलचस्प बात फरमाई सर। मैं चूंकि आखिर के हम उसमें टाइम पे पहुंच चुके हैं तो हम ये इसमें ज़रूरी बात आपसे करने वाली है। लीडरशिप कहाँ चली गई थी? गंडापुर साहब जो बात करते हैं कि वो, आप जाहिर है वो जो उनकी कहानी है वो तो किसी के लिए भी यकीन से परे है ना, कि ना आपको यकीन आएगा उनकी कहानी सुन के, ना हमें आएगा। लेकिन ये कि फिर वो थे कहाँ, और क्या वाकई फिर अंदर खाने कोई इस्टेब्लिशमेंट से इनके रवाबे तभी भी कायम है? मुन्ना, आपको पता है मैं इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा नहीं पढ़ा करता। वो अगर कहते हैं कि मैं 12 इजला फलांग के पेशावर पहुंचा हूं तो मुझे नहीं पता कि इस्लामाबाद और पेशावर के दरमियान पंजाब के कौन से 12 इजला आते हैं। लेकिन यानी वो कहते हैं तो ठीक कहते होंगे, और उनके कहने पे ईमान लाने वाला एक बड़ा कबीला मौजूद है। उनके कहने पे ईमान लाने वाला भी एक बड़ा कबीला मौजूद है, लिहाजा मैं उस बहस पे नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कम अज़ कम कुछ मौके ऐसे आने चाहिए कि जब आप जमहूरी कदरों को पहचाने, तहजीब के करीनों को पहचाने, महज़ब एहतजाज के जो सलीके हैं उनको पहचाने। ये लोग चले जाएंगे ना, 2 दिन बाद चले जाएंगे, 3 दिन बाद चले जाएंगे। और ये गायब क्यों हुए, जो आपने सवाल पूछा, गायब इसलिए हुए, कोई लीडर नहीं था उस वक्त, कोई लीडर नहीं था। इसलिए कि जब बेहंगम हो जाएगा हजूम, जब उसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होगा, जब उसकी बागें मोड़ने वाला कोई नहीं होगा, तो वो जो जहाँ चाहेंगे आग लगाएंगे, जहाँ चाहेंगे पत्थर मारेंगे, जहाँ चाहेंगे। देखे ना, एक गरीब पुलिस वाले को कत्ल करके चले गए। जी। मतलब है कि कोई तरीका होता है एहतजाज का। तो ये नहीं हो सकता ना कि आए रोज आप आए और आए रोज इस तरह का हंगामा करके। और अपनी तरफ से थोड़ा इस बात पे आपसे बात करना चाहती हूँ कि थोड़ा टाइम ही एक्सटेंड करके, क्योंकि जो बिलावल साहब हैं वो ज़्यादा इसमें कोशा नज़र आ रहे हैं आईनी तरमीम के लिए एज़ कम्पेयर टू नवाज शरीफ साहब। बल्कि मियाँ साहब के हवाले से तो ये भी खबरें सामने आई, सो मच हो कि अबसार आलम साहब की तरफ से भी शायद ये बात सामने आई थी कि वो इतना नहीं थे इस आईनी तरमीम के हक़ में। क्या कोई प्रीमियरशिप को शहबाज शरीफ साहब की कोई थ्रेट हो सकता है? और अगर होता है तो क्या आप PMLN ऐसे पोजीशन में आ सकती है कि उनको बतौर PM भी वोट दे दे, आपकी गवर्नमेंट बाय एंड लार्ज सेम रहे और शायद काबीना तब्दील हो जाए? बहुत दूर की बात है, लेकिन वैसे ही आपसे कहा पूछ लूँ। देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि मियाँ साहब इसके हक में नहीं थे। ये मियाँ साहब के साइन हैं इस पे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साइन थे इस मीसाक पे, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट रखी गई है। अभी 4 दिन पहले बिलावल साहब की और मियाँ साहब की 2 घंटे पे मुश्तमिल बड़ी तफसीली मुलाकात हुई थी। मैं ख़ुद भी उस मुलाकात के अंदर मौजूद था। और जब ये बात आई है तो मियाँ साहब ने कहा कि ये एजेंडा जो है ये मेरे दिल के बहुत करीब है, और मोहतरमा के जाने के बाद मैं इसे अपनी अखलाकी ज़िम्मेदारी समझता हूँ और अमानत समझता हूँ, और उनके नामुकम्मल एजेंडे की तकमील को अपना फ़र्ज समझता हूँ। लिहाजा मैं दिलो जान से इसके साथ हूँ। ये तो वो अल्फाज हैं जो उन्होंने मेरी मौजूदगी में कहे हैं। मैं किसी से सुनी सुनाई या बात पे तबसरा नहीं कर रहा हूँ। लिहाजा मियाँ साहब पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हक में हैं। पूरी तरह जजों का एक नया निज़ाम जो 18वीं तरमीम में दिया गया था उसको बहाल करना चाहते हैं। दुनिया में कहीं नहीं है कि जज खुद ही अपने आप को तकर्रुर करें, खुद ही अपना मुहासबा करें, खुद ही किसी को निकालें, खुद ही किसी को रखें। आपको मालूम होना चाहिए कि जो 8 रुकनी कमेटी बनी हुई थी पार्लियामेंट की, उसे बिल्कुल रिडेंडेंट कर दिया है इन्होंने। अभी एक 2022 में जाते जाते मैं आपको मिसाल दूँ, 3 जज लगने थे पेशावर हाई कोर्ट में। जब उनका मामला आया 8 रुकनी कमेटी के सामने, जिसमें अपोजिशन के 4 थे, 4 हुकूमत के थे, 8 अरकान ने कहा कि ये नहीं लग सकते, ये एहलियत नहीं रखते हाईकोर्ट। 8 ने
मुश्तरका तौर पे वो नाम जो है मुस्तरद कर दिए। वो तीनों जज साहिबान हाई कोर्ट का हलफ लेके आज पेशावर हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज हैं। तो जब पार्लियामेंट से आप ये सलूक कर रहे हैं, दुनिया में कहीं नहीं होता ना, दुनिया में कहीं जजों का तयन नहीं करते, तकर्रुर नहीं करते। वेरी फेयर। यानी आप इस बात को भी डिस्पेल कर रहे हैं कि जो कहते हैं ना कि शायद प्राइम मिनिस्टर और सदर की मर्जी से लोग लगेंगे या जजेस लगेंगे, फिर वो जाहिर है उनके मातहत होंगे, उनके हक के फैसले देंगे। आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है, वो जो कमिटी इटसेल्फ है वो दोबारा से ऑपरेशनल या फंक्शनल हो जाएगी, फाल हो जाएगी? नहीं, वो कमेटी को भी एक नया नक्शा हम दे रहे हैं। हम जुडिशल कमीशन जो है, जो 18वीं तरमीम में तजवीज़ किया गया था, और वो जो जुडिशल कमीशन हमारी सरबराही में नहीं होगा, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में होगा, और कमोबेश 6-7 जज उसके मेंबर होंगे। उसके अंदर हम ये जो 8 रुकनी कमेटी थी उसको 4 अरकान में, यानी अपनी तादाद कम करके उसमें डालना चाहते हैं। तो ये एक अच्छा सिस्टम है ताकि अच्छे जज आएं और वो ऐसे फैसले ना हो जो मुल्क में इंतशार पैदा करते हैं और बदअमनी पैदा करते हैं। किसी को बेटे से तनख्वाह ले लेने पे घर भेज दो, किसी को किसी और बहाने पे घर भेज दो। तो ये चीजें खत्म होनी चाहिए मुल्क में। और आप कहते हैं जो तानाशाही है वो भी खत्म होनी चाहिए कि जजेस की मर्जी के लोग जो हैं वो लाए जाएं बगैर अहलियत के। वेरी फेयर। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस सर, और आपके वक्त के लिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब नाजरीन इस सेगमेंट में हमारे साथ थे। वापस हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेरी वार्म वेलकम नाजरीन, खुश आमदीद दोबारा। इस मामले को मजीद आगे बढ़ाते हैं कि अब क्या होने जा रहा है, क्योंकि अब मशरूत कर दिया गया है एहतजाज। अभी इरफान सिद्दीकी साहब से चलें बात एक हम लोगों ने थोरो की, लेकिन इसमें पीपल्स पार्टी का व्यू इसलिए ज़्यादा मैं समझती हूँ ज़रूरी है क्योंकि पीपल्स पार्टी बहरहाल ज़्यादा इस वक्त कन्विक्शन में है कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है इसका हर सूरत क़याम हो। बिलावल भुट्टो साहब हर मकाम पर तकरीबन जाकर और तकरीबन रोज़ की बुनियादों पर उनकी ट्वीट्स वगैरह भी इसके हक़ में आ रही हैं। शॉर्टली हमें पीटीआई से भी जो है उस पर जो व्यू है वो ज्वाइन करेगा, लेकिन आई एम जॉइंड हेयर बाय सईद गनी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट सूबाई वजीर हैं सिंध के, तमाम तर मामले पे अपने व्यूज़ हमारे साथ रखेंगे। शुएब शाहीन साहब हमें जब ज्वाइन करते हैं फ्रॉम द पीटीआई, उनसे भी हम जानेंगे कि वो क्या समझते हैं और उनकी तरफ से क्या मुखालफत है बाय एंड लार्ज। आपको बहुत खुश आमदीद सईद गनी साहब। ये बताइएगा कि ये जो 1931 का हवाला दिया बिलावल साहब ने अपनी ट्वीट में, क्या इसका कॉन्टेक्स्ट आज के कॉन्टेक्स्ट में भी ये चीज़ उतनी एप्लीकेबल है कि फाउंडर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने उस वक्त ये इन्विजन किया था कि आईनी अदालत होनी चाहिए, और जो इससे बात की जा रही है कि दरअसल ये सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन करने के या जो हायर कोर्ट्स हैं उनको अंडरमाइन करने के मुतरादिफ है, इस बात को आप किस तरह से डिस्पेल करते हैं? और यकीनन ये भी बात फरमाइएगा साथ साथ कि 31 में और 2024 में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और टाइम का एक फ़र्क है। फिर जाहिर है उस वक्त इवन जो जिन्ना का जो विजन था उस वक्त कुछ और था, एंड नाउ वी आर लिविंग इन अ सेपरेट होमलैंड ऑफ आवर ओन। तो क्या कॉन्टेक्स्ट मिसिंग है बिलावल साहब की इस बात से जब वो कहते हैं कि ये उस वक्त का विजन है जो हम आज अप्लाई करने जा रहे हैं? मतलब देखिए, ये 1931 की जो बात है वो तो उन्होंने अपना जो आर्गूमेंट वो बिल्ड कर रहे हैं, जो डिमांड पीपल्स पार्टी या दीगर जमातें कह रही हैं उसकी सपोर्ट पे दिया है ना। और 2006 में भी ये बात चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आई और उस वक्त भी किसी जमात ने इसकी मुखालफत नहीं की, और उसके बाद भी ऑन एंड ऑफ जब भी जुडिशल इश्यूज़ पर बात होती रही या जुडिशल जो इंटरवेंशंस होती रही हैं मुख्तलिफ हमारे अफेयर्स में, एग्जीक्यूटिव के अफेयर्स में, पार्लियामेंट के अफेयर्स में, तब ये बात पीपल्स पार्टी बड़ी स्ट्रांगली कहती रही है कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए। अच्छा, इसकी मुखालफत में मैंने कोई बहुत बड़ी गहरी बड़ी मजबूत आवाज़, तवाना आवाज़ सुनी नहीं कभी। किसी ने कोई इस तरह नहीं कहा कि नहीं बिल्कुल ये होना ही नहीं चाहिए। हाँ, उसके कुछ जो उसके नोक पलक संवारने की बात ज़रूर कहीं ना कहीं होती होगी, लेकिन इसकी मुखालफत कहीं नहीं हुई। आज भी अगर आप गौर करें तो जो लोग इसकी मुखालफत में बात करते हैं उनके पास सिर्फ एक आर्गूमेंट है कि जी टाइमिंग उसकी ठीक नहीं है। अब ये बात बड़ी नामुनासिब सी है कि जी एक चीज़ है जिस पर आपको इख्तलाफ नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं टाइमिंग की बात, उसको जोड़ के उससे आप उसे डिसएग्री कर जाते हैं। पीटीआई के किसी भी आप शख्सी बात सुन लें, वो कहते हैं ये वक्त जो है वो ठीक नहीं है, ये इसमें बदयानती है। तो बिलावल साहब ये बताना चाह रहे हैं कि 2006 में हमने बात की और हमने इसको स्ट्रांगली उस वक्त भी कहा था कि ये 18th अमेंडमेंट का हिस्सा होनी चाहिए, लेकिन उस वक्त PMLN नहीं मानी और वो बात रह गई। लेकिन 2024 के मंशूर में दोबारा हमने इसको शामिल किया कि नहीं, पीपल्स पार्टी को अगर इतनी अक्सरियत मिल जाती है तो हम अपने मंशूर के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है वो बनाएंगे।
तो आज अगर हम अपना एक प्लान बता रहे हैं और उसको PMLN जो उस वक्त हमारी मुखालफत कर रही थी आज हमारे साथ खड़ी हो गई है और जमातें भी हमारे साथ हैं, तो हम क्यों इस अपने मंशूर के एक बड़े जो स्ट्रॉन्ग हमारा पॉइंट था उस पर अमल दरामद करने की अगर इस वक्त सिचुएशन बनी है तो हम वो क्यों ना करें। तो ये अनोखी बात नहीं है। आपने फरमाया कि बहुत ज्यादा कोई तवाना आवाजें आपने इसकी मुखालफत में नहीं सुनी सिवा टाइमिंग के, लेकिन जो दूसरी तरफ जो मैं अगर आपसे अर्ज कर पाऊं कि क्या क्या मुखालिफ आवाजें कह रही हैं इसमें, उनकी क्या क्या मुखालफत है, वो ये कहते हैं कि एक तो अगर इस तरह के जजेस आएंगे जो कि होंगे ही PM और प्रेसिडेंट के अंडर, तो वो फैसले उनके मर्जी के देंगे, उनकी मन मंशा के देंगे। फिर कई सारे कहते हैं वो जो प्रोविजंस हैं किसी भी इंसानी हुकूक के हवाले से कि अगर किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ उठा लिया जाता है तो वो भी तमाम तर जो इंसानी हुकूक के मामलात हैं वो भी चैलेंज नहीं हो पाएंगे, और वो जैसे हाई कोर्ट जाते थे मामलात तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतों में जाएंगे। इंसानी हुकूक इटसेल्फ जो है इसमें सल्ब हो रहे हैं। ये कुछ बातें हैं जो कि बहरहाल की जा रही हैं, और कुछ एक्सटेंशन की बात भी साथ साथ की जा रही है कि आप कुछ सर्टेन माइंडसेट को एक एक्सटेंशन जुडिशल तरह पर एक तौर पर साथ देना चाहते हैं। प्लीज। अच्छा, वो होना आपने जो बातें कही, पहली बात तो ये है कि क्या पाकिस्तान में ये जो 19वीं तरमीम या 18वीं तरमीम आई उससे पहले जजेस इसी तरह अपॉइंट होते थे जिस तरह भी हो रहे हैं? इस तरह नहीं होते थे। उस वक्त जो एग्जीक्यूटिव है उसका एक रोल था जजेस के अपॉइंटमेंट के अंदर, चाहे वो हाई कोर्ट्स के जजेस हों चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों। अगर ये इख्तियार एग्जीक्यूटिव ने अपने पास से ख़त्म करके एक मुख्तलिफ तो कमेटियां बनाई, एक जजेस की और जो अटॉर्नी जनरल्स, एडवोकेट जनरल्स होंगे सूबों के और लॉ मिनिस्टर्स होंगे उन पर मुश्तमिल, और एक उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जो उसको फिर दोबारा उसको उसके पास जाना था और फाइनल उसने करना था। इसको 19वीं तरमीम के जरिए इफ्तिखार चौधरी ने जजेस का नंबर बढ़ा के वो जजेस के पास ही रख लिया सारा। ये जुडिशरी ने किया जो वो नहीं कर सकते थे, लेकिन जुडिशरी ने बाय चॉइस पार्लियामेंट से ये सारा काम करवा लिया। उससे पहले भी जजेस जो अपॉइंट होते रहे वो जजेस नहीं करते थे अपॉइंट, लेकिन उसमें भी बहुत बड़े बड़े और अच्छे अच्छे जजेस आपको मिलेंगे। लेकिन जब जुडिशरी खुद अपॉइंट कर रही थी उसमें भी आपको गुलजार साहब भी मिलेंगे, उसमें आपको साकिब निसार भी मिलेंगे, उसके अंदर आपको बंदियाल भी मिलेंगे। तो ये जितना है तो क्या इन्होंने किसी एक मखसूस जमात के खिलाफ या किसी मखसूस जमात के हक में मौजूदा चीफ जस्टिस भी मिलेंगे? सॉरी, मौजूदा प्रेजेंट डे चीफ जस्टिस भी मिलेंगे अंडर द सेम काइंड ऑफ अपॉइंटमेंट। मैं आपसे गुजारिश, सिर्फ मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि अगर जुडिशरी की अपॉइंटमेंट का तरीकेकार जिस पे किसी को इख्तलाफ हो तो इससे आप ये नहीं साबित कर सकते कि जो जजेस के फैसले होंगे वो सिर्फ किसी मखसूस जमात के हक में होंगे, उसके खिलाफ होंगे। माजी में आपको बेशुमार मिसालें जो प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट किए उनके भी बुरे फैसले और अच्छे फैसले आपको मिलेंगे, जो जजेस ने अपॉइंट किए उनके भी बुरे और सही हो गया। आपने कहा कि ये तो एक चांस है ना कि बंदा अच्छा निकल आए या खराब निकल आए। दुनिया के कई मुल्कों में आज भी जो एग्जीक्यूटिव है उसका एक रोल होता है जजेस को अपॉइंट करने में, पार्लियामेंट का एक रोल होता है जजेस को अपॉइंट करने में, इसलिए कि पार्लियामेंट ही एक ऐसी जगह है जो ये तय कर सकती है कि जजेस का अपॉइंटमेंट का तरीकेकार क्या होना चाहिए। राइट, इफ आई मे मैं इसको आई जस्ट टेक इट अक्रॉस। सही साहब, मैं इसको दायरा आगे ले जाती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। आपका सवाल बजा है कि मसला क्या है, मसला तो बताएं ना जी। शोएब शाहीन साहब PTI से में ज्वाइन करते हैं, आप जाहिर है तमाम तर लीगल मामलात भी एज वेल एज पॉलिटिकल देखते हैं। खुश आमदीद आपको बहुत। शोएब साहब आप फरमाइएगा, सईद गनी साहब फरमा रहे हैं कि प्रॉब्लम ना आप लोग भी कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम में आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्या मज़ायका है, सिवाय इसके कि आप कह रहे हैं कि जो टाइमिंग है वो ख़राब है और वो बदनीयती पर मबनी है। देखें, पहली बात तो ये है कि टाइमिंग की इनको क्यों जल्दी है कि जी मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है 25 अक्टूबर से पहले इसलिए कि आपने कैंगरू कोर्ट्स में उन लोगों को बीच में शामिल करना है जो आपके कहने पे फैसले करते हैं और नाइंसाफी की बदतरीन मिसालें कायम करते हैं, वो आपको सूट करते हैं। क्योंकि आपने खुद मुझे बताएं 18th अमेंडमेंट की जब तरमीम आई थी, इस वक्त तो 1/5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की तब्दीली का प्रपोजल है फेडरल गवर्नमेंट का और इनका कुछ कम है। वो इस वक्त आप रात की तारीकी में रात के 3 बजे सेनेट का इजलास हो रहा है, उससे पहले 1 घंटे के नोटिस पे, और किसी के पास कोई मुसद्दा भी नहीं था और आप वो पास, आपके पास बंदे पूरे होते तो वो पास करा के इस वक्त लोगों से कैंगरू कोर्ट्स बन चुकी होती, लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक खत्म हो चुके होते, मिलिट्री कोर्ट्स बन चुकी होती, जिसको चाहते उठाते, कत्ल करते, मार देते, गायब कर देते, आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते थे। जिस हाई कोर्ट के जज ने कोई मुनसिफाना फैसला किया उसको उठा करके बतौर सजा किसी और हाई कोर्ट में भेज देते। जो कुछ ये इस वक्त भी फेडरल गवर्नमेंट का मौजूदा PMLN का जो मुसद्दा है वो यही है।
दूसरी बात मुझे बताएं कि जब आप एग्जेक्टिव के जरिए आप अपॉइंट करेंगे अपनी चॉइस से, और आपने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के कॉन्सेप्ट को कहां से सिक्योर करना है, मुझे बता दें। नहीं, वो शोएब साहब, मैं इसका जवाब फरमाती हूँ क्योंकि अभी इसका जवाब वो उन्होंने दिया है सईद साहब ने। एक काउंटर, अच्छी एक हेल्दी डिबेट होनी चाहिए ना इस पे। वो कहते हैं कि इससे पहले 19वीं तरमीम से पहले तो ऐसे ही था ना कि एक एग्जीक्यूटिव का रोल था इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशरी, लेकिन वो तो एक ओवर स्टेपिंग थी जो कि पार्लिमानी मामलात में की गई थी, जबरदस्ती की गई थी 19वीं तरमीम करके। तो उससे पहले वाला जो रोल था वो तो वही था ना। और ऐसे ही होता है तमाम तर बैन अल-अक़वामी ममालिक में, तमाम बैरूनी ममालिक में। आप चूंकि इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस का हवाला देते हैं, तो ऐसी ही होती है ना वहां पर भी जजेस की तकर्रुर। देखें, तो ये आपने एवोल्यूशन के जरिए ये चीजें डेवलप की हैं। पहले ये होता था कि नाम जाते थे और प्राइम मिनिस्टर की प्रपोजल से प्रेसिडेंट बना लगा देता था, ठीक है, ये एक तरीका था। उस पे 96 में इन्होंने ये किया, पीपल्स पार्टी ने अपने जो वर्कर्स थे उनको उठा करके लाहौर हाई कोर्ट में 20 जज लगा दिए। ये सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया अल जिहाद ट्रस्ट के जरिए, यानी जो मर्डर केसेस में भी लोग इन्वॉल्व थे उनको उठा करके हाई कोर्ट के जजेस बना दिए। अल जिहाद ट्रस्ट 96 में आया, PLT 96 सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। उन्होंने कहा कि नहीं, जो चीफ जस्टिस की मीनिंगफुल कंसल्टेशन जरूरी है। उसके बाद फिर थोड़ी सी बेहतरी आनी शुरू हुई। उसके बाद फिर मुशर्रफ साहब आए, आपने देखा कि फिर उन्होंने अपने जज भर दिए। फिर ये हुआ कि वो सारे PCO जजेस पे हटाए गए, आपको ये भी पता है। फिर ये 18th अमेंडमेंट आई, उसमें 18th अमेंडमेंट में एग्जेक्टिव नहीं थी, उसमें बैलेंस था। लेकिन उसके बाद 19th अमेंडमेंट आई जिसमें बैलेंस को थोड़ा सा मजीद इंप्रूव किया गया, जजेस की तादाद को थोड़ा सा बढ़ाया गया, और फिर पार्लियामेंट्री कमेटी अलग से बनाई गई और जिसमें 8 मुअज़्ज़ज़ मेंबरान, 4 अपोजिशन के और 4 होते हैं ट्रेजरी बेंच के, और फिर वो फैसला करते हैं जो फाइनल रिकमेंडेशंस आती है जुडिशियल कमीशन से। अब उसके बाद 19th अमेंडमेंट के जरिए ये एक सिस्टम बनाया गया। वो तो गलत कह रहे हैं ना, वो तो कहते हैं यही तो हमारे ऊपर ओवरस्टेपिंग की गई 19th अमेंडमेंट। अगर आप 19th अमेंडमेंट पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उसको मुस्लिम लीग नून ने सपोर्ट किया और दोनों ने मिलके 19th अमेंडमेंट लेकर आए। अगर उस वक्त आप कठपुतली अगर बन गए थे तो फिर इस बात का क्या इम्कान है कि आज एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने, राइट, दैट्स क्वाइट एन एलिगेशन कि अगर उस वक्त आप लोग, ये बात सही है कि अगर आप लोग ये तमाम तर चीजें लेके आए हैं तो अभी की क्या गारंटी है कि ये किसी के कहने पे नहीं किया जा रहा। सईद गनी साहब विल रिस्पॉन्ड टू दिस आफ्टर अ ब्रेक। नाज़रीन, वक्फे पे बताते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जी सईद गनी साहब, ओवर टू यू। क्या वजह है, अब क्या गारंटी है, जैसे कठपुतली कहकर वो कह रहे हैं, मुखातिब कर रहे हैं शोएब शाहीन साहब, कि अब क्या गारंटी है कि इस दफ़ा कोई डिक्टेशन नहीं है जिसकी बुनियाद पर आप और PMLN खास तौर पर ये परस्यू कर रहे हैं ये तमाम एजेंडा? देखिए, एक तो जो 18th अमेंडमेंट हुई थी उसमें आपको पता है कि मेजर रिफॉर्म्स थी और आइन को असल सूरत में बहाल किया गया था, और वो 18th अमेंडमेंट चैलेंज हुई और सुप्रीम कोर्ट में इफ्तिखार चौधरी साहब ने, मैं आपको ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि उन्होंने उस वक्त की हुकूमत और पार्लियामेंट को ब्लैकमेल किया और ये कहा गया कि अगर आप 19th अमेंडमेंट नहीं करेंगे तो हम 18th अमेंडमेंट को उड़ा देंगे। मेरा अपना व्यू डिफरेंट था। उस वक्त भी मेरा ख्याल था कि नहीं करनी चाहिए थी और उनको उड़ाने देना चाहिए था, लेकिन उस वक्त हुकूमत ने, पार्लियामेंट ने ये मुनासिब समझाया कि एक छोटी सी चीज़ है जिसके ऊपर इशू है, बाकी इतने बड़े बड़े काम हमने उसके अंदर किए हुए तो उसको हमें बचाना चाहिए हम, ताकि आगे बढ़ सके। तो ये एक मतलब जबर के नीचे एक अमेंडमेंट थी जो हुई, और मैं समझता हूँ कि इस बात को सबको पता है। अच्छा, उससे आगे आ जाएं, अभी जो ये जजेस के अपॉइंटमेंट्स के मेरिट वेट बता रहे थे, पहली बात तो ये कि ज़रा, ये खुद वकील है, मैं तो नहीं हूँ, जजेस कोई जो नॉमिनेशन है उसका कोई मेरिट नहीं है। चीफ जस्टिस जिसको चाहता है, अब उसमें उनके दोस्त भी होते हैं, उनके चैम्बर्स भी होते हैं, उनके जानने वाले भी होते हैं, उनको वो नॉमिनेट करते हैं। किसी और मेंबर को ये इख्तियार नहीं है कि वो जजेस के नॉमिनेशंस भेज सके उस कमीशन के सामने, जो जुडिशल कमीशन होता है जजेस के अपॉइंटमेंट का, उसके सामने कोई उसके पास इख्तियार नहीं, वो अकेला चीफ जस्टिस करता है। फिर दूसरी बात उन्होंने अभी बताई खुद कि 19th अमेंडमेंट के अंदर भी ये मौजूद था, 18 में मौजूद था, एक पार्लियामेंट्री कमेटी होगी जो जुडिशल कमीशन की रिकमेंडेशंस को देखेगी, उसके बाद उसको वो ओके करेगी। आज वो रबर स्टैंप है, इसलिए नहीं कि अदालती फैसलों ने उसको रबर स्टैंप बनाया है, इसी इफ्तिखार चौधरी ने रबर स्टैंप बनाया उसको, कि आप कुछ नहीं कर सकते और अगर आपको एतराज होगा तो लिखकर दोबारा हमें भेजेंगे, फिर फैसला हमारा होगा। उस कमेटी के पास ये इख्तियार भी नहीं है
कि वो किसी जज की नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर सके। तो उन्होंने उसको बिल्कुल फारिग कर दिया है। इस वक्त जजेस जो हैं वो जजेस ही अपने भर्ती करते हैं, तरीकेकार भी उनका अपना है, जिसको चाहते हैं बनाते हैं, जिसको चाहते हैं चलाते हैं। वो कोई लेकिन सही साहब ये अर्ज है कि कोई कंसेंसस तो होना चाहिए ना, इसका भी जवाब साथ साथ फरमा दें कि जहां पीपल्स पार्टी ने 9 माह कंसेंसस किया 18वीं तरमीम के लिए, वहां पर इनके लिए इस पूरी चीज के लिए महीने का भी कंसेंसस आप लोग फॉर्म नहीं कर पा रहे। अच्छा, मैं तो जाती तौर पर भी शक में हूँ, चेयरमैन साहब भी बार बार कहते हैं और मैं समझता हूँ कि अगर कहीं बड़े मेजर रिफॉर्म्स हो रहे हैं तो उस पर कंसेंसस होना चाहिए। लेकिन जहां इमरान खान ये कहता हो कि ये सारे चोर और डाकू हैं, मैंने इनके साथ बात ही नहीं कर रही है, किसी इश्यू में बात नहीं कर रही। जब आप बात ही नहीं करना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए मोना, कैसे कंसेंसस नहीं बात का करेंगे? वो तो कह रहे हैं वो तो जेल में बंद हैं, उनसे तो उनके वकला और मुआलिज नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो बात करने तो देना उनको। मोना, उनकी मर्जी के बगैर ये देखें, इन पीटीआई के अंदर आज भी मैं समझता हूँ, इवन मैं तो शोएब शाहीन साहब को भी बड़ा एक समझदार और डेमोक्रेट आदमी समझता हूँ, वो समझते हैं कि किस तरह चीजें आगे बढ़ती हैं, लेकिन इनकी मजबूरियां हैं। इमरान खान की जो सोच है वो सबके ऊपर हावी है। वो जो कहे, उल्टा कहे, सीधा कहे, ये दिल में कुछ कहते हो, अपनी अंदर की मीटिंग में बैठ के कुछ कहते हो, करना है इन्होंने वही जो इमरान खान को कह रहा है, जो गलत भी कह रहा है। हाँ। अगर डायलॉग आप नहीं करेंगे, आप पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बात नहीं करेंगे, आपको शहबाज शरीफ नहीं पसंद लेकिन आगे वजीर आजम है, आपको आसिफ अली जरदारी नहीं पसंद लेकिन वो सदर पाकिस्तान है, आपको पीपल्स पार्टी नून लीग नहीं पसंद लेकिन वो मुल्क की सियासी जमातें हैं जिनकी नुमाइंदगी है, जिनकी सूबों में हुकूमत है। अगर आप इनसे बात नहीं करेंगे, आप कहते हैं मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, मैं आर्मी चीफ से बात करूंगा, तो मुझे बताइए कहां चली जाती है डेमोक्रेटिक आपकी जो अप्रोच बताएं जी शोएब साहब। तो ये कंसेंसस होना चाहिए, लेकिन उस वक्त होगा जब वो बात करने को तैयार होंगे ना। आज सही बात है, कंसेंसस तो आपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो बैठ के नहीं करना ना जी शोएब साहब। असल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको आपने खुद ही आपने जीरो आउट कर दिया है। पहली बात तो ये है कि आज भी हम पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा हैं और हम वहां बैठ रहे हैं कल परसों से, जब इन्होंने हमें बुलाया, जब हमें मुसवदे की कॉपी दी। ऐसे ही है ना, उससे पहले तो इनको मुसवदा नहीं मिला हुआ था। बिलावल साहब ने मुसवदा शेयर किया कामरान मुर्तजा से, उसने पूछा उससे कि भाई ये बताएं कि आप आर्टिकल 8 तब्दील करने जा रहे हैं। वो आगे से उन्होंने उनके बखौल ये कहा कि ये मजबूरी है जी, करना पड़ेगा। अरे आप लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक ही खत्म करने जा रहे हैं। अच्छा, मुसवदा आपने कल परसों लाए हैं, अब 3 मुसवदे इस वक्त फील्ड में आ चुके हैं कल से, और तीनों हमारे पास मौजूद हैं। जो PMLN का मुसवदा है वो तो इस मुल्क को माशाल्लाह से भी बदतर इस मुल्क को बनाने के मुतरादिफ है, बगैर किसी तफसील में जाए बगैर। मैं एक शेख का अगर कहेंगे तो मैं आपको बताता हूँ, रीजन देता हूँ। जो पीपल्स पार्टी का मुसवदा है मैंने पूरा पढ़ा है, पीपल्स पार्टी का मुसवदा कैंगरू कोर्ट्स बनाने के मुतरादिफ है। अच्छा, आप उसके ऊपर भी आपको शदीद एतराज आते हैं, अपने कंगारू कोर्ट्स का हवाला। आई एम सॉरी, रनिंग आउट ऑफ टाइम जेंटलमैन, वाइंड अप करना पड़ेगा। आई होप कि किसी और नशिस्त में हम ये बढ़ाएं क्योंकि काफी जरूरी है। थैंक यू नाज़रीन फॉर वॉचिंग, थैंकिंग ऑल द जेंटलमैन ऑल्सो।